टुडे वी टॉकिंग अबाउट पाइल्स। पाइल्स या फिर हेमेरोइड्स। तो देखो पाइल्स में क्या होता है कि जो रेक्टम या एनल केनाल होती है, रेक्टम या एनल केनाल की जो वेन होती है ना, वो क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है, डायलेट हो जाती है। और फिर वहाँ पे क्या पाउच बन जाता है, वहाँ पे मास बन जाता है। और वो मास ड्यूरिंग डीपिकेशन, डीपिकेशन के दौरान उस मास का प्रोलेप्स होता है ना, जिसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बोलते हैं। और इसको ही बोलते हैं अपन पाइल्स। ठीक है, तो पाइल्स क्या होता है, रेक्टल या एनल वेन होती है ना, उनमें वेरिकोसिटी हो जाती है, वेरिकोसिटी ऑफ रेक्टल या एनल वेन, इसको बोलते हैं पाइल्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन है ना इसकी एनल केनाल की एनाटोमी की बात करते हैं। तो दिस इज एनल केनाल। ठीक है, और इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। 38 mm टोटल लेंथ होती है, 3 पार्ट में डिवाइड करती है। ये एनोरेक्टल जंक्शन हो गया। ठीक है, ऊपर रेक्टम और नीचे एनल केनाल, अपर मिडल और लोअर। इसकी लेंथ 15 mm, इसकी लेंथ भी 15 mm और इसकी लेंथ 8 mm। ओके, और ये इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस। और फिर ये यहाँ पे सबक्यूटेनोइस, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस, है ना, वेन होती है। तो ये होता है इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस और ये एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस, 2 प्लेक्सिस हो गई। अब वो बात करते हैं स्फिंक्टर की, तो ये इंटरनल स्फिंक्टर, और फिर ये इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो अपर 2/3 पार्ट में होता है, मतलब 30 mm। और इसकी पूरी लेंथ में होता है एक्सटर्नल रेक्टल एक्सटर्नल स्फिंक्टर, है ना। तो इंटरनल स्फिंक्टर अपर 2/3 पार्ट में और पूरी लेंथ 30 mm की लेंथ में होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ओके, और अब बात करते हैं इसकी, ये इसको बोलते हैं डेंटेड लाइन, है ना, इसको बोलते हैं डेंटेड लाइन। और इसको बोलते हैं व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन। यहाँ पे व्हाइट अपीयरेंस होता है ये मिडल पार्ट, इसीलिए इसको व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन बोलते हैं और इसको डेंटेड लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये वेन होती है, मैंने बोला था इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस मतलब वेन, और एक्सटर्नल रेक्टल वीनस प्लेक्सिस। तो इन वेन में क्या हो जाता है, ये वेन डायलेट हो जाती है, इन वेन का इनलार्जमेंट हो जाता है ना। इनलार्जमेंट होने से इन वेन में क्या होता है, वेरिकोसिटी हो जाती है, वेरिकोसिटी ऑफ रेक्टल या एनल वेन। यहाँ पर जो वेन होती है उनमें भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम होता है एनल केनाल में। तो यहाँ की वेन डायलेट हो जाएगी और यहाँ पे ऐसे पाउच बन जाएगा, है ना, ये पाउच बन जाएगा। और ये पाउच है ना ड्यूरिंग डीपिकेशन, डीपिकेशन के दौरान प्रोलिप्स करेगा, ऐसे नीचे आएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं अपन पाइल्स। ओके, और देखो ये 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पाइल्स जो ये मैंने बताई डेंटेड लाइन, इसके नीचे होता है उसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं, और अगर इसके ऊपर हो रहा है तो इसको बोलेंगे इंटरनल पाइल्स, है ना। और इसका मेन कॉज होता है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और पोर्टोवीनस प्रेशर बढ़ने से, है ना, मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन भी इसका एक रीजन होता है। क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है यहाँ की 3 वेन होती है, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन और पोर्टल वेन, है ना। तो सुपीरियर रेक्टल वेन और पोर्टल वेन ये दोनों क्या एनास्टमोसिस करती है ना। एनास्टमोसिस करने से अगर पोर्टल वेन में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो यहाँ की वेन है ना इनमें भी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये हो गई इसकी एनाटोमी। अब बात करते हैं अपन पाइल्स की। तो देखो इमो का मतलब होता है ब्लड, रोइड्स का मीनिंग फ्लोइंग। ओके, पाइल्स पाइला जिसका मीनिंग होता है बॉल या फिर मास। ओके, तो ये मैंने बता दिया, पाउच या मास होता है वो प्रोलेप्स करता है ड्यूरिंग डिफिकेशन। ओके, तो डेफिनेशन देखना, पाइल्स इज करेक्टराइज्ड बाय इनलार्जमेंट हो जाता है एंड डायलेशन हो जाता है ऑन द एनल या रेक्टल वेन, रेक्टल वेन या एनल वेन का डायलेशन हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है, और फिर वहां पे मास बन जाता है, पाउच बन जाता है। वो पाउच ड्यूरिंग डिफिकेशन, डिफिकेशन के दौरान प्रोलेप्स करता है। ओके, वेरिकोसिटी हो जाती है एनल या रेक्टल वेन में, इसको बोलते हैं हेमेरोइड्स। अब इसके कोज देखना, पोर्टल हाइपरटेंशन मैंने बता दिया, है ना, क्योंकि पोर्टल वेन और रेक्टल वेन, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन, इन दोनों में क्या होता है, एनास्टमोसिस होता है। इसीलिए यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा ना, तो अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया मतलब पोर्टल वेनस सिस्टम, है ना, पोर्टल वेन में अब ब्लड रुक गया, तो वो ब्लड फिर मतलब रेक्टल वेन में रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ का प्रेशर बढ़ जाए, कम हो गया मतलब बढ़ गया, है ना। तो ब्लड यहाँ पे रुक गया, तो अब वो ब्लड रेक्टल वेन में रह जाएगा और वहाँ की वेन डायलेट हो जाएगी, इनलार्जमेंट हो जाएगी, वेरिकोसिटी हो जाएगी वेन में, है ना। और इसको बोलते हैं अपन हेमेरोइड्स। फिर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्रोनिक,
है ना। कोई कैंसर भी हो सकता है, या प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग एंड सीटिंग हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि इनमें भी प्रेशर पड़ता है ना, इसीलिए। ओबेसिटी हो सकती है, हेरिडिटरी भी हो सकता है, और रेगुलर लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट, रेगुलर, है ना, इसके कारण भी हो सकता है। तो ये पढ़े अपन ने कोज। मेन कोज याद रखना है, पोर्टल हाइपरटेंशन और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट बात करते हैं साइन और सिम्टम की। तो देखना, सबसे पहले ब्लीडिंग आएगी, तो ब्राइट रेड ब्लीडिंग विद डिफिकेशन, ये मैंने बता दिया। देखो फिशर और पाइल्स, पाइल्स में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, जबकि फिशर में ब्लीडिंग कम होती है ना। ये दोनों में डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, एक तो ब्लीडिंग होती है और दूसरा पेन का होता है ना। पेन का होता है कि हेमोरॉइड्स या पाइल्स में पेन नहीं होते, है ना, पेन नहीं होता। एक्सटर्नल पाइल्स है ना, उसमें पेन होता है, और इंटरनल पाइल्स होता है, उसमें पेन नहीं होता। जबकि फिशर में बहुत ज्यादा पेन होता है। ओके, पेनफुल कंडीशन होती है फिशर। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, और पेन भी होगा, इचिंग भी होगी, एनल डिस्कम्फर्ट भी रहेगा, स्वेलिंग भी आएगी, कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा। और देखो ब्लीडिंग हो रही है, इसीलिए एनीमिया, इन्फेक्शन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। ओके, तो ये पढ़ा अपन ने साइन और सिम्टम। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप की। तो टाइप मैंने बता दिए, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स डेंटेड लाइन के नीचे जो बंद पाइल्स हो रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स, या इट अपीयर्स आउटसाइड द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और इनमें पेन होता है, यानी पेनफुल होता है, और इनको अपन सी, ये देख सकते हैं, सी एक्सटर्नली और पेनफुल होता है ये। ओके, तो याद करना है कि एक्सटर्नल पाइल्स है ना बिलो डेंटेड लाइन, और इनमें पेन भी होता है, और इनको अपन देख भी सकते हैं, विजुअलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल पाइल्स की। तो देखो इंटरनल पाइल्स अबव डेंटेड लाइन के ऊपर होते हैं। ये मैंने जब एनाटोमी पढ़ी स्टार्ट में तब बता दिया, ठीक है। अपीयर अबव इंटरनल स्फिंक्टर, है ना, इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसके ऊपर। ओके, और ये पेनलेस होता है, और इनको अपन सीन नहीं कर सकते। ओके, तो पेनलेस नोट सीन एक्सटर्नली, ठीक है। और अब देखो ना, जो इंटरनल पाइल्स होते हैं ना, वो हेमेरोइडल कुशन होते हैं, कैन बी व्यू कर सकते हैं बाई एनोस्कोप के द्वारा। और इनकी पोजीशन देखना 3, 7 और 11 ओक्लॉक पोजीशन पे होते हैं ये, है ना। हेमेरोइडल कुशन 3, 7 और 11 ओक्लॉक पोजीशन पे होते हैं। और मतलब दो तो राइट साइड में होंगे, राइट एंटीरियर और राइट पोस्टीरियर, और एक लेटरल साइड में होगा, लेफ्ट लेटरल, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पोजीशन। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे 3, 7 और 11 ओक्लॉक पोजीशन होती है, या राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर और लेफ्ट लेटरल हेमेरोइड कुशन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलिप्स। प्रोलिप्स मैंने बोला था, तो देखना प्रोलिप्स के अनुसार 4 डिग्री होती है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड और ग्रेड 4, ठीक है। तो इसमें देखना क्या होता है कि सबसे पहले ग्रेड फर्स्ट में नो प्रोलिप्स, कोई प्रोलिप्स नहीं होता। ग्रेड सेकंड में प्रोलिप्स होता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस रिड्यूज हो जाता है, अपने आप चला जाता है वापस, ठीक है। और ग्रेड थर्ड, इसमें क्या होता है, प्रोलिप्स होता है डिफिकेशन के दौरान, है ना, लेकिन उसको मैन्युअली रिड्यूस करना पड़ता है। ओके, और ग्रेड थर्ड में क्या होता है, प्रोलिप्स होता है और वो रिड्यूस नहीं होता, मतलब परमानेंटली प्रोलेप्स हो जाता है। इंपॉर्टेंट है 4 डिग्री में। तो ये हो गई डिग्री, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब डायग्नोसिस की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, सिग्मोइड कर सकते हैं, है ना, और प्रोटोस्कोपी इंस्पेक्शन करेंगे रेक्टम का। ओके, फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि ब्लीडिंग हो सकती है, या थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट। तो देखो डायग्नोसिस जब भी करो ना आप, तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन ये तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और मैनेजमेंट में आपको मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट ये भी हर डिजीज में आपको लिखना है, ठीक है, कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे और सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। और ऐसे ही जब ट्रीटमेंट करो ना, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सबसे पहले लिखना है। जैसे अगर इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे देंगे। फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक ड्रग दे देंगे। और पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक देंगे, एनाल्जेसिक का यूज करेंगे ड्रग्स का। और अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, है ना। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं अपन। अब देखो मेडिकल मैनेजमेंट में स्टूल सॉफ्टनर और हाई फाइबर डाइट,
है ना। फाइब्रस डाइट देंगे, एडिक्वेट फ्लूइड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, फ्लूइड ज़्यादा देंगे, एनाल्जेसिक भी यूज में लेंगे क्योंकि पेन भी हो रहा था और इन्फ्लामेशन भी हो रहा है, मतलब इन्फेक्शन भी हो रहा था, इसलिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी देंगे अपन, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है हेमोरॉइडेक्टोमी, है ना, उनको कट करके हटा देंगे, हेमोरॉइड्स को, पाइल्स को कट करके हटा देंगे, या एंडोस्कोपिक लाइगेशन भी कर सकते हैं या स्क्लेरोथेरेपी भी करवा सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना है हेमोरॉइडेक्टोमी, ओके, हेमोरॉइड्स को रिमूव कर देंगे अपन। तो ये हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेमोरॉइड्स या पाइल्स, जिसका मीनिंग होता है बोल या मास, मतलब जो रेक्टल या एनल वेन होती है वो इनलार्जमेंट हो जाती है, डायलेशन हो जाता है, उसमें वेरिकोसिटी हो जाती है ना, वहाँ पे वेरिकोसिटी हो जाती है और वहाँ पे पाउच बन जाता है, मास बन जाता है, जो डिपिकेशन के दौरान उसका प्रोलेप्स होता है मास का। ओके, थैंक यू।